इलास्टिक और देखिए क्लास भाई ऐसा है, देखो पहली बात तो जितने बच्चे छुट्टी पे थे ना, आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या जो मैंने इससे पहले आपको लिखा है कोलिजन दो तरह का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन। इधर खुशी बस इधर देखो, अब कोई बातें नहीं करेगा। तो ये दो तरह का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। लास्ट क्लास में इलास्टिक कोलिजन पूरा खत्म हुआ है, बट इसके बारे में कुछ बातें बतानी भी रह गई थी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं डिस्कस करूँगा। और मैं आज आप लोगों को इनइलास्टिक कोलिजन बताऊँगा। मोटा मोटा जो बच्चे नहीं आए ना, वो एक बात समझ सकते हैं, ऐसे कोलिजन्स जिनमें मोमेंटम कभी खर्च ना हो, मतलब जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी हो, जितना काइनेटिक एनर्जी पहले है उतना ही कोलिजन के बाद भी हो। सिस्टम कहने का मतलब क्या, कोलाइड कितनी बॉडीज करेंगी, दो बॉडीज मान लो कोलाइड कर रही हैं, ध्यान देना, एक बॉडी 1 एक बॉडी 2 ये कोलाइड कर रही है, तो कोलिजन से पहले भैया इनके पास कुछ मोमेंटम है, इसके पास कितना मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, इसके पास कितना मोमेंटम है, इसकी मास इनटू वेलोसिटी, सो दोनों का नेट मोमेंटम मिला के कुछ ना कुछ बन रहा है। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बट इलास्टिक कोलिजन ये कहता है कि भैया कितना मर्जी मोमेंटम चेंज हो, जितना टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के पहले था उतना टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के बाद में भी होगा। तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। सेम दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बोलो क्या रहती है बाद में भी, तो काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या रहती है, कंजर्व। तो आपको मैंने जो पूरा ड्राइव सिखाया था, जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे, पूरा तो मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा बच्चों, उतने में टाइम निकल जाएगा सारा का सारा, पता है एक क्लास में एक ही चीज़ हो पा रही थी। तो आपको बस इतना पता है कि अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी वेलोसिटी पहले u1 u2 है, मास m1 m2 है, बाद में उनकी वेलोसिटी v1 v2 को क्या फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला ये रहा, v2 का ये रहा, और v1 का बच्चों अगले पेज पे था, v1 का फॉर्मूला ये रहा। याद है मैं ये करवाया गया था, नहीं याद है यार। अब मैं कुछ आप लोगों को ना सीधे टॉपिक पे लेके आता हूँ। अब जिन बच्चों ने नहीं थोड़ा करा, देखो दिक्कत तो आएगी, ये तो श्योर है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आने वाली है, बट ज़्यादा नहीं आएगी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ में। बस ये मान के चलो कोलिजन्स दो तरह के हैं, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। इलास्टिक आपको बार बार एक चीज की तरफ इशारा करता है, आपने इलास्टिक इन चीजों को देखा है जिनको खींचते हैं वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इलास्टिक चीजों में बस यही खास बात होती है कि जैसी वो पहले रहती है बाद में भी हमेशा कैसी रहती है, वैसी ही रहती है, वो अपने अंदर चीजें कंजर्व रखते हैं, अपने अंदर बदलाव होने नहीं देते। बस यही कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें जितनी चीजें कोलिजन से पहले थी उतना ही सब कुछ बाद में भी है, तो ऐसे कोलिजन बोलो क्या है, इलास्टिक। लेकिन अगर जितना पहले है उसके बाद उतना नहीं है तो बोलो उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, दो गाड़ियाँ हैं, हाँ भाई रियल लाइफ के अंदर जब दो गाड़ियाँ कभी भी टकराएंगी तो आप मुझे बताइए जितना उनके पास एनर्जी पहले था, क्या लगता है टकराने के बाद भी उनके पास उतना काइनेटिक एनर्जी रहता है? सोच के बताओ। अरे रियल लाइफ में दो गाड़ियाँ टकराई, एक आगे चल रही थी एक पीछे से आई, आगे चल रही थी 60 की स्पीड से, पीछे वाली 100 की स्पीड से आई, इसको टक्कर मारी, तो जितना मोमेंटम उनके पास पहले था, या मैं बात करूं कि जितना उनके पास काइनेटिक एनर्जी पहले था, क्या बाद में भी उतना काइनेटिक एनर्जी रहता है? वहां पर एनर्जी का पक्का क्या होता है, लॉस इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता लॉस? बस इनइलास्टिक में लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं और इलास्टिक कोलिजन में लॉसेस इन्वॉल्व। रियल लाइफ में कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, उससे तो शायद थोड़ी क्लैरिटी है। मुद्दा ये था कि भाई मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है, u1। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है, u2। और कोलिजन होने के लिए एक बात का पक्का होना जरूरी है कि u1 u2 से ज्यादा होना चाहिए। इस बात में किसी को डाउट तो नहीं लगता कि सर यू क्यों कहते हैं u1 u2 से ज्यादा होना चाहिए? अरे पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट आ रही है पहले वाली, अगर वो तेज चल रही होगी तभी तो टकराएगी दूसरे वाले से। सोचो u2 ज्यादा और u1 कम हो, फिर ये कोलिजन कभी होगा ही नहीं। तो कोलिजन होने के लिए u1 का u2 से ज्यादा होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात सुनो, अब ये जब टकराती है ना, टकराने के बाद ये m1 m2 से टकराया, और अब m1 की जो स्पीड है बच्चों कितनी हो चुकी है, v1, और m2 की स्पीड बोलो कितनी हो चुकी है, v2। समझने की कोशिश करना बच्चों, इसकी हो चुकी है v1, उसकी क्या हो चुकी है, v2। मतलब टकराने के बाद वेलोसिटीज बदल जाती है। और आप ये बात जानते हो कि अगर पहले उसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो टकराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी और उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। ये लॉजिक मैंने आप लोगों को बार बार ऐसे बताया है कि अगर m1 बॉडी m2 बॉडी से टकरा रही है तो m1 बॉडी पीछे से आगे टकराएगी तो उस पर फोर्स आगे की तरफ लगाएगी, और न्यूटन की थर्ड लॉ से ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी। तो इस वाली बॉडी की जो मोमेंटम है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और इस वाली की मोमेंटम क्या हो जाएगी, कम। आशीष यहाँ पर ध्यान दो, जब पीछे वाली बॉडी आगे वाली को टकराएगी तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा, और न्यूटन की थर्ड लॉ से ये इसके ऊपर रिएक्शनरी फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी तो इसका मोमेंटम घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहले बात करें तो u1 u2 से ज्यादा है, बट टकराने के बाद v2 v1 से ज्यादा होगा। v2 दो बार नहीं टकराएंगे, एक बार टकराएगी तो उसके बाद वो v2 ज्यादा हो जाएगा,
तो यहाँ पर बच्चों V2 V1 से ज्यादा है। अब मैं आपको ना दो चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर बच्चों मैं आपसे ये बोलूं कि दो बॉडीज स्टार्टिंग में टकराने से पहले मूव कर रही थी, एक U1 वेलोसिटी से और एक U2 वेलोसिटी से, तो इसका मतलब पहले वाली बॉडी दूसरे वाली बॉडी को अप्रोच कर रही थी। अप्रोच क्यों कर रही थी? मान लो कि ये चल रही है 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, फोकस करना इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चल रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली बॉल उस वाली बॉल को कितनी स्पीड से अप्रोच कर रही है, कितने की, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितने से कितने की स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। आप बताओ पहले वाली जो बॉल है ना वो चल रही है 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली बॉल कितने से चल रही है बोलो? 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाली 5 मीटर आगे बढ़ेगी तो ये वाली कितनी बढ़ेगी? 8 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये 3 मीटर नजदीक पहुंच जाएगी उसकी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं समझे मेरी बात को? इसकी स्पीड है U1 मान लिया, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ऑफ द टू बॉडीज, दो बॉडीज के अप्रोच करने की वेलोसिटी कितनी हो, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कितनी की स्पीड से कर रहे हैं, तो हर सेकंड में कितना नजदीक हो जाते हैं एक दूसरे के? बोलो 3 मीटर। कितना बोलो? क्योंकि ये 5 बढ़ेगा वो 8 बढ़ेगा, तो 3 मीटर नजदीक पहुंचेगा, फिर वो 5 बढ़ेगा ये 8 बढ़ेगा, फिर 3 मीटर और बढ़ जाएगा, फिर वो 5 ये 8, फिर 3 मीटर और, तो हर सेकंड में कितना मीटर बढ़ जा रहा है? बोलो ये उसके नजदीक पहुंचा रहा है 3 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकल रहा है बताओ जरा? U1 माइनस U2। अरे इसका स्पीड U1 है, उसका U2 है, ये U1 ज्यादा है, तो कितने की स्पीड से वो उसको अप्रोच कर रहे हैं? बोलो U1 माइनस 8 माइनस 5 कर दूंगा तो आ जाएगा, इतने का अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? नहीं है बात समझ में? अच्छा इसके बाद बताओ चलो, टकराने के बाद V2 की स्पीड ज्यादा हो चुकी है और V1 की स्पीड बोलो क्या हो चुकी है? कम। अब ये सेपरेट कर रही है, तो यहाँ पर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मुझे तुम बताओ अगर ये चल रहा है V2 की स्पीड से और वो चल रहा है V1 की स्पीड से, मतलब टकराने के बाद मान लो ये चलने लगा, ये 5 वाला चलने लगा 7 मीटर पर सेकंड से, और ये जो पहले वाली बॉडी है वो चलने लगी 5 मीटर पर सेकंड से, इसकी थोड़ी कम होगी उसकी थोड़ी ज्यादा होगी स्पीड। तो मुझे तुम बताओ कि सेपरेट कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं बोलो? क्योंकि ये 7 से चल रहा है वो 5 से चल रहा है। अब बताओ कितने की स्पीड से ये सेपरेट कर रहे हैं दूसरे को? 2 मीटर पर सेकंड से। कैसे भाई? ये 5 बढ़ता है वो 7 बढ़ता है, फिर ये 5 बढ़ता है वो 7 बढ़ता है, तो हर सेकंड में ये वाली सेकंड वाली बॉडी उससे सेपरेट हो रही है कितनी डिस्टेंस से? 2 मीटर से। समझ नहीं आ रही ये वाली बात सर? बिल्कुल नहीं आ रही ना? तो मुझे तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा बाद में? V2 माइनस V1। तो पहले बताओ क्लियर होनी चाहिए, मैंने अप्रोच में U1 माइनस U2 को लिखा और सेपरेशन में V2 माइनस V1 क्यों लिखा? क्योंकि सर कॉलिजन होने से पहले कौन ज्यादा था बोलो? U1 ज्यादा था, U2 कम था, तो जो अप्रोचिंग स्पीड होगी वो कितनी होगी? U1 माइनस U2 की, इसमें से उसकी घटा दो तो इतने से अप्रोच कर रही होगी। अगर मान लो ये भी 5 से और वो भी 5 से चल रही है, तो 5 माइनस 5 करो 0, मतलब अप्रोच कर ही नहीं पा रही, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 है सर, क्योंकि वो भी 5 से चल रही है, ये 5 से चल रही है, अप्रोच कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं टकरा पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझे? टकराने के बाद दूसरी वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा है, पहले वाली की कम है, तो सेपरेट हो रही होंगी। अब सेपरेट हो रही होंगी मतलब दूर जा रही होंगी दूसरे से, और कितने से दूर जा रही है बोलो? 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आएगी इसमें 2 मीटर पर सेकंड। कैसे निकला बोलो? V2 माइनस V1। क्या सबको क्लियर हो रही है वाली बात या नहीं हो रही सर? मैं अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको सिखाऊंगा जो कि कुछ बयां करता है कोलिजन्स के बारे में, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बहुत ज्यादा आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है? दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ approach to the velocity of separation। velocity नहीं, मुझे गलत लिख दिया, ये ऊपर आएगा velocity of separation, ऊपर है velocity of separation to the velocity of approach। समझते हैं बच्चों क्या चीज? समझने की कोशिश कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होंगे। इस E का जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर बताया? दैट इट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कुछ बहुत जरूरी क्वेश्चंस मैं आपसे इस टॉपिक के बाद पूछूंगा, और जो समझ रहा होगा सिर्फ वही उसके आंसर्स कर पाएगा। सोच समझ के आप लोग हाँ करना कि हाँ से समझ में आ गया, क्योंकि मैं बाद में पूछूंगा और नहीं बता पाए तो मैं पिटाई भी है, ठीक है? क्योंकि पहले तुम हाँ भरोगे तभी पूछूंगा मैं, तो मेरी बात अच्छे से सुनना। फाइनल बता रहा हूँ दोबारा से,
एक बॉडी पहले वाली u1 स्पीड से चल रही है, दूसरे वाली u2 से चल रही है, u1 u2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाली बॉडी दूसरी को अप्रोच कर रही होगी इतने की स्पीड से u1 माइनस u2। ये क्लियर है सबको? फिर टकराने के बाद v2 ज्यादा हो गया और v1 क्या हो गया कम, तो बाद में सेपरेट हो रही होंगी, दूर दूर जा रही होंगी दूसरे से, और कितने से दूर जा रही होंगी v2 माइनस v1। सबको क्लैरिटी है इतने तक के टॉपिक में? अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला एक पैरामीटर है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कुछ बताता है बच्चों। जैसे ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का आप रेशियो करेंगे ना, शिवम यहाँ पर दो, इन दोनों का रेशियो करेंगे, एक नंबर आएगा जिसको हम बोलो क्या बुलाते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ आपको कुछ बताता है। जैसे कि कोई बोले कि मेरा एक कोलिजन हुआ और उस कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो इसका कुछ मतलब है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 है, इसका कुछ मतलब है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.2 है, कुछ सेंस है इसका, और 0 है तो कुछ सेंस है। मींस ई की वैल्यू का ना अपने एक मैसेज होता है। वो आपको यूं बोल सकते हैं कि देयर इज अ कोलिजन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज 0.7। अब क्या मतलब है इसका? मतलब समझाने की कोशिश करें तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बाद में मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि बताओ 0.3 है तो क्या मतलब है उसका? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ढंग से आपको सीखना है इस चीज को। अब ई बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी सेपरेशन की वेलोसिटी को बोलो क्या लिखते हो? v2 माइनस, और अप्रोच को u1 माइनस u2। तो ढंग से देखना आपको, ये फॉर्मूला बन गया। आप लोगों को याद है जब आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था? देखो जो बच्चे आए थे उनको पता है, जिन्होंने नहीं पता उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं ड्राइव पे लेके चलता हूँ और एक स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्टेप लिखा हुआ है। हम इस ड्राइव को जो कर रहे थे ना बच्चों, हमने मोमेंटम कंजर्व करा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करी और एक रिजल्ट पे पहुंचे। और रिजल्ट कुछ ऐसा था, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ध्यान से देखो, ये रिजल्ट था हमारे पास। u1 प्लस v1 बराबर क्या? v2 प्लस u2 होता है। हमने रिजल्ट देखा था, ड्राइव करके देखा हमने, ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया। u1 प्लस v1 बराबर क्या होता है? v2 प्लस। तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, हम जानते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर इलास्टिक कोलिजन, इसको हटा दो वैसे, भूल गए वहां पर क्या लिखा था? बताओ क्या लिखा था? वहां लिखा था फॉर इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम लोग जानते हैं कि u1 प्लस v1 किसके बराबर था? v2 प्लस u2। और मैं क्या लिख सकता हूं अगर मैं u2 बदल लिया हो तो? u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस। मतलब पता है क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? बराबर है। अगर कोलिजन्स इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी से वो पहले अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को, टकराने के बाद वो उतनी ही वेलोसिटी से एक दूसरे को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। समझो मेरी बात को, अगर पहले वाला 8 से चल रहा है, दूसरे वाला 5 से चल रहा है, तो मतलब कितने से अप्रोच कर रहे हैं? 3 से। टकराने के बाद डेफिनेटली 3 की स्पीड से ही बोलो एक दूसरे को क्या करेंगे? बोलेंगे सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे बोलो? यही होता है हमारे इलास्टिक कोलिजन में। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन वी फाउंड दैट दिस, ये जो रिलेशन मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है, बोलो ये आपको मिला था कि नहीं मिला था? सब बच्चे बताओ। मिला था सर, ये u1 प्लस v1 इज टू v2 प्लस u2, और हमने लास्ट क्लास दिखाया था आपको पूरा ड्राइव करके। एक बार मोमेंटम कंजर्व करा, एक बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करी, उसके बाद ये आया था। याद करो यार, करवाया था ना? अब तुम मुझे बताओ अगर ऐसा है तो u1 माइनस u2 किसके बराबर लिखा जा सकता है? बोलो v2 माइनस v1 के। और मुझे तुम बताओ ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? बोलो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये मुझे बताओ जरा क्या चीज है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख लो ना, मैंने जिनको बोला है वही चीज है ये। और इस हिसाब से मुझे तुम बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा? देयरफॉर, बहुत बढ़िया, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सब बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना आएगा? बोलो 1 आएगा ना, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। तो ई का वैल्यू 1 आएगा बच्चों। ई का वैल्यू क्या आएगा? बोलो 1। इसका क्या मतलब है भाई? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब ई 1 होता है बच्चों, आप जरा मुझे बताना, जब ई मेरा कितना होगा बच्चों? 1। अब बहुत जरूरी चीज चलने वाली है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करूंगा। अगर ई की वैल्यू बच्चों 1 है तो इसको एक बार 1 रखो, सब बच्चे 1 रखो, इसको 1 रखो। और आप बताओ जरा 1 रखते क्या मिल रहा तुम्हें? कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इधर खुशी, अगर ई मेरा 1 होगा, लिखो मत कोई भी बच्चा, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बता नहीं पाओगे। ई को अगर मैंने 1 रखा तो मुझे बताओ जरा मेरी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो किसके बराबर आएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप खुद दिमाग लगाओ, जितनी से वो पहले अप्रोच कर रहे थे, टकराने के बाद उतनी से सेपरेट कर रहे हैं। इसका इंडिकेशन है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। 100% एनर्जी बोलो क्या है? कंजर्व्ड है। जितने से अप्रोच कर रहे थे उतने से ही बोलो क्या कर रहे हैं? बाद में सेपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब 100% एनर्जी बोलो क्या है? कंजर्व्ड है। एक और मतलब सिखाने की कोशिश करता हूं। E = 1 का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन बोलो? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि किसी भी प्रकार का लॉस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि लॉस इन्वॉल्व नहीं है? सब बच्चों, मुझे क्यों लगता है कि लॉस इन्वॉल्व नहीं है?
क्योंकि सर जितना सेपरेट, जितनी वेलोसिटी से पहले अप्रोच कर रहे थे बाद में उतनी से बोलो क्या कर रहे हैं वो सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब लॉस हुआ ही नहीं होगा। लेकिन अब आप समझिए, अगर किसी का E 0 हो, when E is 0, किसी का E सोचो 0 हो, अब आप मुझे बताओ E अगर 0 हुआ, E को 0 रखो सब बच्चे यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? ये चीज 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो मर्जी हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब सेपरेट ही नहीं कर रहे, सेपरेट ही नहीं कर रहे। मान लीजिए कि एक तरीके से रुक गई है बॉडीज, तभी भी सेपरेट नहीं करेंगे। समझो मेरी बात को, अगर बच्चों E 0 हुआ तो ये चीज 0 के पास जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। अब वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब टोटल लॉस हो गया एनर्जी का। टोटल ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कैसा बोलो? सारा कुछ लॉस हो गया क्योंकि उसके बाद बॉडी सेपरेट ही नहीं कर रही। सोचो ना, E का वैल्यू 0 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? बोलो 0। क्योंकि जब ये 0 होगा तो इसको उधर ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? बोलो 0। मतलब कि बॉडी सेपरेट ही नहीं कर रही एक तरीके से। और ऐसे में हम मानेंगे कैसा कोलिजन हुआ है? बोलो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊंगा अभी और क्या चीज चलने वाली है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि मान लो E मेरा ना 0.7 है, अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक का मतलब क्या था? 100% एनर्जी कंजर्व्ड है। 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है? सब खत्म हो गया, सारी एनर्जी खर्च होगी, बाद में सेपरेट ही नहीं कर रहे। पहले जो थे टकराने की वजह से, रियल लाइफ में जो गाड़ियां टकराती हैं उसके बाद दोनों की दोनों वहीं खड़ी हो जाती है। दैट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की वजह एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, है ना? अब मेरी बात समझो, यहाँ मैंने बोला E 0.7 है, E मेरा 0.7 है। E जो रहेगा ना बच्चों आप लोगों का, एक बात मैं क्लियर कर दूं, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है कि मान लो किसी ने बोल दिया E 2 है, सब बच्चे दिमाग लगाना, E बोलो कितने हैं? 2। अगर बच्चों E 2 हुआ तो आप ये कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ना 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी एनर्जी उनके पहले नहीं थी टकराने के बाद उससे ज्यादा आ गई? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, जितनी एनर्जी पहले है ना, या तो उतनी ही रहेगी या उससे बोलो क्या रहेगी? कम। क्योंकि कोलिजन के बाद एनर्जी बढ़ नहीं सकती, टकराई हैं चीजें, तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ना कुछ बोलो क्या हो सकती है? लॉस हो सकती है, या उतनी ही रह सकती है। तो ये मैक्सिमम जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना आ सकता है? बोलो 1 आ सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू में E की 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 से बड़ा आप एक बार लॉजिकली लेके देखो, 1 से बड़ी वैल्यू कोई लो, मान लो 2 ले लो। क्या ले लो? बोलो 2। अगर तुमने इसको 2 लिया, इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी कह रहे कि जितने से वो अप्रोच कर रहे थे उससे ज्यादा से सेपरेट कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, 3 की स्पीड से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, बाद में 6 की स्पीड से सेपरेट करने लगे। ऐसा हो गया कि पहले वो इतने तेज नहीं थे, टकराने के बाद बहुत तेज चलने लगे दोनों के दोनों। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? बोलो 1। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। 0 का मतलब है कि बाद में सेपरेट ही नहीं कर रहे हैं सर। या तो यही तो सीन होगा ना, या तो उतनी ही वेलोसिटी से सेपरेट करेंगे जितने से वो अप्रोच कर रही थी। ऐसे में E बोलो कितना होता है? 1। और या बाद में सेपरेट ही नहीं कर रही, इसका मतलब सब कुछ लॉस हो चुका है। E बोलो कितना? 0। मुझे बस ये जानना है आपसे कि 0.7 का मतलब क्या है? थोड़ा कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है सर 0.7 का मतलब क्या है? 70% एनर्जी लॉस हो गई है, 70% एनर्जी बची हुई, ये बताओ यार। 1 का मतलब है 100% बची हुई, 0 का मतलब है सारी खत्म होगी। तो 0.7 का मतलब है 70% एनर्जी बची है, 30% एनर्जी बोलो क्या हो गई है? लॉस हो गई है। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। अगर किसी ने 0.7 बोला तो इस 0.7 को आप ये भी लिख सकते हो कि ये 70% है। मेरी बात सुनो बोर्ड पे से बच्चे, 70% का मतलब होता है 70/100, और 70/100 का मतलब है 0.7। एग्री और नॉट? अगर सोचो मैं 0.7 को 70% लिख दूं, बोर्ड पे रहोगे तो सब समझ में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान उधर भटका लेते हैं, फिर लॉस होगा टॉपिक का। तो मुझे तुम बताओ अगर ये 70% है, जिसको 70% एक बार रख के देखो, बताओ क्या आएगा? कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 70% ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब जितनी से वो अप्रोच कर रहे थे, अब सेपरेट बस उसकी 70% वैल्यू से ही कर रहे हैं। कितने से बोलो? 70% वैल्यू। मतलब अगर 10 की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो सेपरेट बस 7 की स्पीड से हो रहे हैं। कितने से बोलो? तो इसका मतलब 30% का बोलो क्या हो गया? लॉस हो गया। समझो मेरी बात को, नहीं आ रहा सर समझ में? अगर ये 0.7 है, इसका मतलब क्या है कि 30% एनर्जी बोलो क्या हो गई है? लॉस हो गई है। क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, बहुत सिंपलीफाइड शब्दों में समझ रहे हैं तो बोलो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ना 70% कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, मत पढ़ो, आप ही बोलो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0.7 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब पूरा बराबर भी नहीं है, बराबर से कम ही है। बराबर से मतलब बाद में जो सेपरेट करने की स्पीड है वो अप्रोच करने की स्पीड से कम मिली है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। नहीं लगा पा रहे दिमाग? जो भी तो नहीं है बस नहीं है। किसको इसको नहीं समझ में आई? दोबारा सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर E1 है, सब बच्चे भाई एक बार
अगर बच्चों E वन है, सब बच्चे अगर E वन है तो आप मुझे मतलब पढ़ के देखो उसको क्या बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जितने से वो अप्रोच कर रहे थे उतने से सेपरेट कर रहे हैं, बड़ा लॉजिकल सेंस है यार। जितने से अप्रोच कर रहे थे बाद में उतने से सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सब कुछ, बोला है कि नहीं। अगर E जीरो है इसका क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब सेपरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी लॉस हो गया। और अगर मेरा E 0.7 है तो इसका क्या मतलब है कि 0.7 रख के देखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0.7 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जितने से अप्रोच कर रहे थे उसके बराबर नहीं है सेपरेशन की, उससे कम ही है, क्योंकि 1 गुना तो यार बराबर होता है, और 1 से कम होने का मतलब क्या बोलो, 1 से कम का मतलब क्या है कि सेपरेट उतनी वेलोसिटी से नहीं कर रहे जितने से बोलो क्या कर रहे थे, अप्रोच। तो लॉस हो गया, क्या हो गया बोलो, लॉस। कितना लॉस हो गया सर, 70% से कर रहे 30% का लॉस हो गया। तो जब भी तुम्हें कोई बोले कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 है, आप क्या समझेंगे कि ये जो कोलिजन हमारा हुआ है, इस कोलिजन के दौरान कितना परसेंट एनर्जी लॉस हुआ है, 30% एनर्जी लॉस हुआ। नहीं आया ना समझ, मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसी भी कोलिजन के बारे में बहुत कुछ बयां करता है, पता है आप लोगों को, क्योंकि वो बता देता है कि उस कोलिजन के दौरान क्या लॉसेस हुए। लेकिन नहीं है, बस नहीं है, मुश्किल लग रहा है। जो लास्ट क्लास आए थे उन बच्चों को बताओ भाई, सबको क्लियर हो गई वाली चीज कैसे, सबको क्लियर है। देखो क्या इसमें दिक्कत आ रही है बताओ जरा। वैसे तुमने टॉपिक ही नहीं गिरा हुआ ढंग से, बिल्कुल कॉलेज वाला तुम्हें पता ही नहीं मैटर क्या, तो मुश्किल लग रहा है। जिन बच्चों ने नहीं अटेंड कराया उनको समझ में शायद नहीं भी आया, लेकिन बाकी जो बच्चे क्लास में मौजूद थे लास्ट क्लास तक उन सबको क्लियर है। प्रेम, देवांग, डाउट लग रहा है, आगे बढ़ो इसके अंदर बताओ। चलो मुझे मतलब बताना, जिससे पूछूंगा वो बताना। इसमें बोलेंगे 30% of energy is lost during collision। चलो तो मुझे बताए जतिन, 0.2 का मतलब क्या है, E पॉइंट 80% of the energy is lost during the collision। Since अगर E मेरा 0.2 है, इसका मतलब जो velocity of separation है, it is now just the 0.2 times of the velocity of approach। वंश नहीं है ये बात समझे पीछे कि जो मेरी सेपरेशन की स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है बोलो, 0.2 गुना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, या फिर 20% ही बची है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। जितने से वेलोसिटी अप्रोच कर रही थी ना, उसका बस 20% ही से बोलो क्या कर रही है, वो सेपरेट कर रही है। 80% तो खत्म हो गया एक तरीके से, लॉस हो गया एनर्जी का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आ रहा समझ में। सो व्हाट डज दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या करता है कि E की वैल्यू के जरिए हमें पता लगता है कि कोलिजन के दौरान क्या लॉस हुआ है। नहीं आई बात समझ, वो आपसे बस ऐसे रैंडम वैल्यूज पूछता है कि E की वैल्यू इतनी है तो क्या मतलब है, E की वैल्यू ये तो क्या मतलब है। नहीं आई बात समझ में। अच्छा, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर बताना जल्दी से मुझे। इफ ड्यूरिंग ए कोलिजन, जल्दी करना, इफ ड्यूरिंग अ कोलिजन velocity of separation of two bodies is 1/5 times of the velocity of approach। Calculate its coefficient of restitution and what does it signify। बोलोगे भाई, अगर किसी कोलिजन के दौरान जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है दो बॉडीज की वो 1/5 टाइम बची है बस किसकी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। जितने से अप्रोच कर रहे थे उसकी बस 1/5 से ही बोलो क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं, मतलब सेपरेट हल्का कर रहे हैं, और अप्रोच ज्यादा तेजी से कर रहे थे। समझो क्लास बोर्ड पे दो गाड़ियां एक दूसरे का अप्रोच कर रही है, मान लो 60 की स्पीड से। अरे यार अप्रोच करना 60 की स्पीड से, क्या मतलब समझते हैं इसका, क्या एक गाड़ी जितने से चल रही है दूसरी गाड़ी से बस 60 फालतू चल रही है, मतलब कि अगर 100 से चल रही है तो 160 से चल रही है। तो कितने से अप्रोच कर रही है बोलो, 60 से। कितने से अप्रोच कर रही है, 60 से। लेकिन सेपरेट कितने से कर रही है, सिर्फ उसके 1/5 से, मतलब कि 12 मीटर पर सेकंड टकराने के बाद सेपरेट कर रही है। इसका मतलब बहुत सारा एनर्जी का बोलो क्या हो गया, लॉस। अप्रोच तो कर रही थी 60 की स्पीड से कि वो 100 से चल रही थी 160 से। या 60 का मतलब ये नहीं होता कि 60 की स्पीड दोनों की, नहीं, अप्रोच की स्पीड 60 का मतलब क्या होता है कि पीछे वाली जो बॉडी अप्रोच कर रही है वो 60 फालतू है, ये 100 है तो 160 है। नहीं आ रही ना बात समझ में, अरे नहीं आ रही है बात समझ में। तो ये 60 की स्पीड से अप्रोच कर रही है, टकराने के बाद जो इनका सेपरेशन का है कि अब ये सेपरेट करेगी, आगे वाली बॉडी तेज चलेगी, पीछे वाली बॉडी धीमा चलेगी, वो सेपरेट कर रही है बस उसकी 1/5 वैल्यू से। मतलब कि अगर 60 से अप्रोच कर रही थी तो 12 मीटर पर सेकंड से बस क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इसका मतलब बहुत सारा बोलो क्या हुआ है, लॉस हुआ है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? तो द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, मैं 15-10 मिनट बाद ही करता हूँ क्योंकि टॉपिक नहीं करा देता हूँ, टाइम लग ही जाएगा इसमें। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मुझे बताओ सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, बोलो 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा। दिस इज 1/5। अच्छा यार कभी भी ऐसा हो सकता है, आप लॉजिकली दिमाग लगाओ कि जो सेपरेशन की वेलोसिटी है वो ज्यादा बड़ी हो अप्रोच की वेलोसिटी से, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा सर। हमेशा जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो हद से हद बराबर रहेगी किसके, बोलो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, या उससे कम रहेगी। सेपरेट कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि अप्रोच तो कर रही थी 60 की स्पीड से, टकराने के बाद सेपरेट करने लगी 100 की स्पीड से, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 60 से ही करेंगे सेपरेट, या 60 से कम से करेंगे। एग्री करते नहीं करते? इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम 1 रहती है और मिनिमम कितनी रहती है, 0 रहती है। सो ई का आंसर बोलो कितना है बच्चों, 0.2। और 0.2 का मतलब आप लोग ना यूं भी लिख सकते हो, इधर 20%। इस 20% का मतलब होता है 20% एनर्जी ही बची है टकराने के बाद, 80% एनर्जी बोलो क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है। नहीं है बात समझ में? पक्का मुश्किल लग रहा है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाई that 80% of the energy is lost during collision। ओ भाई कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? पक्की बात है, आगे बढ़ा दे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डन माने भाई? हाँ भाई चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे एक कोलिजन और कराना था तुम लोगों को, कौन सा? अच्छा इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जरा बताएंगे आप लोग? मैंने बोला था परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है बच्चों, मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। और इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने आप लोगों को बोला था कि मोमेंटम तो बोलो क्या रहता है, कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व, बहुत अच्छे। एंड काइनेटिक एनर्जी इज, चलो ठीक, ये आपको याद है। चलिए तो ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, अब मेरी पूरी बात को सुनना भाई। इधर एक कोलिजन का एग्जांपल लेता हूं कि कब इनइलास्टिक कोलिजन होता है। वो आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कहता है शो दैट देयर इज अ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे एक बात बार बार कर रहा हूं कि इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी बोलो क्या होती है, वो कह रहे हैं मुझे साबित करके दिखाओ। ड्राइव कहेगा शो दैट ड्यूरिंग एन इनइलास्टिक कोलिजन देयर विल बी एनर्जी लॉस, ऐसे बोल देगा। या बोलिए बाय शूटेबल ड्राइव, एक ड्राइव के जरिए मुझे साबित करके दिखाओ कि किसी भी इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी बोलो क्या होती है, लॉस होती है। वो ऐसा बोल रहा है। अब इनइलास्टिक कोलिजन का मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है जिसकी मास ना m1 है और ये कितने की स्पीड से चल रही है बोलो, u1 की स्पीड से। और यहाँ पर हम दूसरी बॉडी को ना पहले रेस्ट पे लेके चलते हैं, एक इनइलास्टिक सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी स्पीड बोलो कितनी होती है, 0 होती है। टकराने के बाद कहते हैं कि जब इनका कोलिजन होता है उसके बाद नहीं दोनों बॉडीज ना साथ में ही मूव करती है विद द कॉमन वेलोसिटी, विद द, इसको बोलते हैं एक तरह का इनइलास्टिक कोलिजन। दोबारा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। पहले वाली बॉडी कितने की स्पीड से बोलो, u1। दूसरी वाली बॉडी बोलो कैसे है, रेस्ट पे। फोकस करना भाई। पहले वाली बॉडी कितने से चल रही है बोलो, u1, और दूसरी वाली बॉडी कितने से चल रही है बोलो, रेस्ट पे। हेलो हाँ मनु, क्लास के बाद और टकराने के बाद हाँ भाई क्लास, पहले वाले की जो स्पीड है वो u1 है, दूसरे वाले की जो स्पीड है वो कितनी है, वो रेस्ट पे है। और टकराने के बाद दोनों एक ही कॉमन स्पीड से वो चलते हैं। ऐसे कोलिजन्स को हम लोग बोलते हैं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और इसमें आपको एनर्जी लॉस साबित करना है कि एनर्जी का लॉस हुआ है। अभी कैसे साबित होगा, आज ही बोर्ड पे मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग लिखते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। मोमेंटम तो बोलो क्या है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो आप लोग मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व्ड है तो कैसे लिखोगे, इक्वेशन बताओ सब बच्चे। m1 u1, दूसरे का मोमेंटम कितना है बोलो, 0। अरे क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है, बराबर कितना आएगा बोलो। अब इन दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है भाई, कॉमन वेलोसिटी। ये जो v वेलोसिटी बोलो क्या है बच्चों, ध्यान सुनो। मैं आपसे एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहा हूं जब कोलिजन्स इनइलास्टिक होते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि कोलिजन इनइलास्टिक है? मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा।
आप मेरी बात तो समझिए। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आप इसको साबित करें कि कोलिजन, मतलब आपको कैसे लगता है कि एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी बॉडी चलती हुई आ रही है, बाद में ये कंबाइंड स्पीड से चलेगी, ये इनइलास्टिक है। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ऐसे में एनर्जी लॉस हुई है, ऐसे में एनर्जी क्या हुई है। और अगर मैं ये साबित कर दूंगा एनर्जी लॉस हुई तो आप समझ जाएंगे कि इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है, पक्का कौन सा कोलिजन है, इनइलास्टिक। समझो मेरी बात, नहीं समझ में आ रही वाली बात। तो अभी अगर किसी को मन में संदेह चल रहा है ना कि सर हाउ दिस कोलिजन भी है इनइलास्टिक कोलिजन, तो मैं आपके संदेह को थोड़ा दूर करूंगा जब मैं इसमें दिखाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस हुआ है। इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है बाद में। बट यहाँ हम पाएंगे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी बाद में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब ऐसे कोलिजन के दौरान जब एक चल रही है दूसरी रुकी हुई है और बाद में कंबाइंड स्पीड चलने लगी, ऐसे कोलिजन के दौरान बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हमेशा पहले वाली से बोलो क्या होती है, कम होती है। मतलब आपको साबित करके दिखाऊंगा तो विश्वास हो जाएगा कि इलास्टिक कोलिजन है। समझ ही नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा ना। हाँ चलो बोर्ड पे सुनो, अब सुनो। तो पहले वाला m1 u1, दूसरे वाले की बोलो कितनी 0। चलो इसकी बताओ कितनी आएगी, बोलो m1v प्लस में बोलो क्या, क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी है तो हमने दोनों के साथ v लगाया। और चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं v को ले लूं कॉमन, तो बन जाएगा और ये बन जाएगा m1 u1। एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक मिनट, अरे क्लास ये बताओ क्या डिस्कस कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं। मैंने आपसे एक बात बोली, समर इधर ध्यान दे। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक बॉडी मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी किस पे, बोलो रेस्ट पे, गाइस प्लीज रेस्ट पे हो, तो टकराने के बाद वो अगर साथ चलने लग जाए तो समझ जाना कि कोलिजन में लॉस हुआ है। मतलब कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है आपको कि लॉस हुआ है। तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी और जितनी बाद में है, पहले वाली बाद वाली से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पहले वाली बाद वाली से ज्यादा है। मतलब पहले वैल्यू ज्यादा थी और बाद में बोलो क्या है, कम। अगर मैं ये साबित कर पाया तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि लॉस हो गया एनर्जी का। और एनर्जी का लॉस हुआ तो इलास्टिक तो नहीं है, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। तो वही तो बोलना चाह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी बोलो क्या दिखाओ कि लॉस होती है। हम ये लॉस साबित कर देंगे। तो मुझे तुम ये बताओ, मैंने मोमेंटम कंजर्व माना तो इसका मोमेंटम ये रहा, इसका मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम m1v, इसका m2v, और मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देके छोड़ दिया। कोई दिक्कत? अब मेरे को साबित करना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। अच्छा बोल, मेरे को साबित करना है कि काइनेटिक एनर्जी का बोलो क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनो बोल। अब ये कैसे साबित होगा? तो यार इसका तरीका ये हो सकता है कि मैं ना k1 माइनस k2 निकाल के देख लूं। ध्यान देना, मैं क्या निकाल के देख लूं, k1 माइनस। अब k1 माइनस k2 से क्या होगा? अगर सोचो कि k1 माइनस k2 0 आ गया, सोचो 0 आ गया, k1 है पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, k2 क्या बोलो बाद वाला। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या आएगा, k1 किसके बराबर, ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब ये कोलिजन इलास्टिक है। कैसे बोलो? और सोचो कि अगर k1 माइनस k2 जो है वो मेरा 0 से बड़ा आ गया, 0 से क्या आ गया बोलो, बड़ा, मतलब पॉजिटिव में आ गया। क्या आ गया बोलो? इसका क्या मतलब है बोलो, चलो 0 से बड़ा आ गया तो बोलो क्या आएगा, k1 k2 से बड़ा है। इसका मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी से बोलो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? अरे नहीं आ रहा समझ में। और अगर मेरा k1 माइनस k2 0 से छोटा आ गया, 0 से क्या आ गया, इसका मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी से बोलो क्या है, कम है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पहले वाली कम हो और बाद वाली क्या हो, ज्यादा। ऐसा तो वैसे कभी हो ही नहीं सकता। समझे नहीं ना मेरी बात को?
अगर बच्चों मुझे ये चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं, या लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, या एनर्जी गेन हुई है कि नहीं हुई, जस्ट कैलकुलेट K1 माइनस K2, क्योंकि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर बराबर हुई तो जीरो आ जाएगा, अगर पहले वाली ज्यादा हुई तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, और पहले वाली अगर कम हुई और बाद वाली ज्यादा हुई तो किसमें आंसर आ जाएगा? नेगेटिव में। बस चेक कर लो इसको, कैलकुलेट कर लो। तो मुझे बताओ पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी है सब बच्चे? हाफ m1 u1 स्क्वायर, प्लस में बोलो कितना? 0, माइनस में बोलो कितना? हाफ हाफ सब बच्चे, इसका हो जाएगा m1 v स्क्वायर, अरे बाद वाली तो इतनी होगी ना, और प्लस में बोलो कितना? हाफ m2 v स्क्वायर। समझ ही नहीं आ रहा? अरे पहले इतनी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, और बाद में कितनी होगी? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? अब कैसे पता लगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? आज ही बोर्ड पे ये होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। ए बातें मत करो यार, यहां से क्या करिए आप, जो कॉमन आ रहा है निकाल लो। हाफ v स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है m1 प्लस में क्या? m2। कोई दिक्कत? मुझे दिखाना है कि K1 माइनस K2 जीरो आ रहा है, या जीरो से बड़ा आ रहा है, या जीरो से छोटा आ रहा है, क्योंकि आपको यहीं से आइडिया लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर रही है, या लॉस हुआ है, या क्या हुआ है बोलो? गेन हुआ है। नहीं आ रही मेरी बात समझ? नहीं है बात समझ? आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास K1 माइनस K2 है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों बराबर हुए, सोचो तो सही कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो पक्का जीरो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? बस सॉल्व करता हूं, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। जीरो आया तो गारंटीड क्या हो जाएगा बोलो? कि जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी बाद में थी, मतलब कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन कैसा बोलो? अगर जीरो ना आके बच्चों पॉजिटिव नंबर आया, तो सोचिए ना कि दो चीजों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव कब आ सकते हैं? पहले वाली चीज बाद वाली से बोलो क्या हो ज्यादा। अगर मेरा रिजल्ट में पॉजिटिव साबित कर गया, तो आपको इतना लॉजिकली सोचना चाहिए कि K1 K2 से पक्का ज्यादा है। पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली से बोलो क्या है? ज्यादा, तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब लॉस हो गया है। क्या हो गया बोलो? पहले वाली ज्यादा, बाद वाली कम। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव ये इशारा करता है, और नेगेटिव क्या इशारा करता है बोलो? नेगेटिव तब आएगा जब K2 ज्यादा हो और K1 बोलो क्या हो? कम। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पहले वाली बोलो क्या? कम। इसका मतलब गेन हो गया एनर्जी का। क्या हो गया बोलो? गेन। चेक करते हैं पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, बस यही हमें चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूं भाई? सो मेरे पास हाफ m u1 स्क्वायर माइनस में ये हो गया। अब मैं देखो v को क्या निकाल सकता हूं बच्चों? ऊपर से v को निकालो। लक्षित v को ऊपर से निकालो, कितना आएगा बोलो? m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, बोलो कितना आएगा? हाफ, पीछे लक्षित बातें नहीं करनी है। क्या कॉमन आ रहा है? पहले कॉमन निकाल लो। मेरे को लगता है हाफ कॉमन आ रहा है। अंदर बोलो क्या बना? m1 u1 स्क्वायर, ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है तो फंसोगे बाद में। और माइनस में v का स्क्वायर है, तो मैंने वहां m1 प्लस में m2 रखा और बाद में कर दिया v का स्क्वायर। बोलो v का स्क्वायर कितना आएगा? m1 u1 m1 प्लस में m2 का स्क्वायर। किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी बता दो जल्दी से। ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया? पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बातें कर रहा था, इसलिए नहीं आया। पहले वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी जीरो है। बाद वाली उसकी बताओ कितनी? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v स्क्वायर। मैं सही लिख रहा हूं? यहां तक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि K1 माइनस K2 निकालने की कोशिश है। अब यहां से ये हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहां पर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना बोलो? हाफ v स्क्वायर, और अंदर बचा m1 प्लस m2। मैंने यहां से दोनों में से हाफ कॉमन लिया और अंदर बचा m1 u1 स्क्वायर माइनस में ये रहा m1 प्लस m2, और v की स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहां से। v यहां से निकालो, कितना? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, उसका स्क्वायर कर दिया। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स लग रही है। अब सॉल्व करते हैं इस चीज को। सब बच्चे बताओ, ये है m1 प्लस m2 और ये है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक से तो एक स्क्वायर कट जाएगा। बताओ कितना बचेगा जरा बताओगे? हाफ, बोलो m1 u1 स्क्वायर माइनस में ये तो कट गया, ये तो कट गया, और बोलो क्या बचेगा? m1 u1 स्क्वायर अपॉन में, किसको समझ में नहीं आया बेबी? भाई ये m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर बनेगा, तो एक स्क्वायर से ही कट जाएगा, और ये m1 प्लस m1 u1 का स्क्वायर, सो ये स्क्वायर आएगा ना, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। क्लियर हो गया? अरे नहीं आया समझ? इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर इससे कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई, बताओ K1 माइनस K2 कितना आएगा? जल्दी, K1 माइनस K2 कितना आया? हाफ बाहर है, अगर नीचे m1 प्लस m2 और इसके नीचे 1 है, तो क्या लेना पड़ेगा बोलो? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा बोलो? तो एलसीएम ले लो बच्चों। कितना आएगा जरा बताओगे? नीचे पूरा एलसीएम आएगा m1 प्लस, और m1 u1 स्क्वायर से बोलो कौन मल्टीप्लाई होगा? बहुत बढ़िया, साथ ही साथ बोलो। तो माइनस में कितना हो जाएगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलो करते हैं इसको सॉल्व। बोलो कितना आएगा? हाफ, ऊपर बताओ भाई सब बच्चे ऊपर बताओ। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस में कितना बोलो? m1 m2 u1 स्क्वायर, और माइनस का m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? एनी प्रॉब्लम? नहीं आ रहा समझ में? पक्का? अब चलो बताओ कितना बनेगा?
हाफ, ऊपर क्या कट गया, ये पूरा पूरा कट गया, बोलो कितना आ गया, m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, और ये आ गया मेरा k1 माइनस। चलो तो मुझे तुम ये बताओ, अब ये जो सामने तुम्हारे आंसर आया इसमें m1 और m2 और m1 और m2 मासेस तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मासेस तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अरे किसी का मास 5 kg होगा, किसी का 6 kg होगा, किसी का 10 kg होगा, तो मासेस जीरो तो हो नहीं सकते बॉडीज के, तो मास कुछ ना कुछ तो होंगे सर, इसका मतलब ये वैल्यूज तो कुछ ना कुछ होंगी। अब अगर u1 की बात करें तो इस मोशन के अंदर u1 कुछ ना कुछ तो है सर। आप ये भी मान लो कि वेलोसिटी नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव। तो मुझे पूरा मैटर बताओ, क्या जीरो आ पाया, पहली बात तो जीरो तो नहीं आया सर, ये तो गारंटी होगी कि रिजल्ट जीरो। क्यों जीरो नहीं है सर, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज जीरो हो ही नहीं सकती। क्या दोनों बॉडीज के मासेस जीरो हो सकते हैं क्या? अगर किसी का भी मास तुमने जीरो ले लिया फिर वो कोलिजन ही नहीं हो रहा है, समझो तो सही, बॉडी नहीं इसका मतलब। अगर दो बॉडीज हैं तो डेफिनेटली उनके मासेस हैं, प्लस पहले वाले की कुछ ना कुछ स्पीड भी है u1, है कि नहीं बताओ जरा। तो अगर स्पीड भी है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा जो सामान यहाँ पर रखा गया राइट साइड पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और डेफिनेटली ये जो पूरा सामने रखा गया है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है बोलो, समझे नहीं कैसे पॉजिटिव है? अरे क्योंकि बच्चों कहाँ माइनस का साइन तुम्हें दिख रहा है, बताओ जरा। कोई कहे सर हो जाएगा पता माइनस, बताओ जरा कैसे होएगा? सारे मासेस पॉजिटिव हैं, u1 का स्क्वायर भी बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर भी बोलो क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ जरा, ये जो मेरा पूरा k1 माइनस k2 आया, ये कैसा रिजल्ट आया, बोलो पॉजिटिव आया। इसका मतलब k1 माइनस k2 की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जीरो से बड़ी है। इसका मतलब बताओ जरा k1 किससे बड़ा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बोल दो मुझे जल्दी से कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम में बाद वाली काइनेटिक एनर्जी से डेफिनेटली बोलो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब एनर्जी का बोलो क्या होगा, लॉस। इसका मतलब इस तरह का कोलिजन बोलो क्या होता है, इनइलास्टिक। और इस तरह के इनइलास्टिक कोलिजन में हमने दिखाया है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, पहले वाली बाद वाली से ज्यादा रहती है। मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में बोलो क्या थी, कम। इट शोज देयर विल बी सम लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन। नहीं आया ना समझ? पक्का? सो यहाँ पर क्या बोलेंगे, it shows initial kinetic energy is greater than final kinetic energy and hence we can say that there will be some loss of kinetic energy during an inelastic collision। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको U2 को जीरो लेना जरूरी है, अगर U2 को चला दो तो भी बच्चों, अगर ये बॉडी चल भी रही होती ना और बाद में ये दोनों की दोनों एक साथ मूव करती, सुन लो मेरी बात को, अगर बाद में ये दोनों कैसे मूव करती, एक साथ ही चल भी रही होती, तो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो मैं आपको इनइलास्टिक कोलिजन का एक ब्रीफ डिस्कशन बता रहा हूँ। जब भी दो बॉडीज टकराने के बाद एक साथ चलने लग जाएं, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो इधर आशीष। जब भी दो बॉडीज कोलिजन करने के बाद एक साथ एक ही वेलोसिटी से चिपक के मूव करने लग जाएं, तो ऐसे में समझ जाएगी कि कौन सा कोलिजन हुआ है, बोलो इनइलास्टिक। मैंने बस ड्राइव इजी करने के लिए इसको भी जीरो लिया हुआ था, इसको भी क्या लिया हुआ था। अगर आप इसको U2 भी लेंगे ना तो बस यहाँ पर m1 u1 प्लस में m2 u2 आएगा और v स्क्वायर में भी आएगा, और सॉल्व करेंगे ना तो रिजल्ट तब भी पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान रखना, k1 माइनस k2 फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन आप लोगों को आसान करना है तो इसी ड्राइव से कर रहे हैं, ये आसान तरीका है इसके करने का। तो मेरी पूरी बात समझिए भाई, जिन बच्चों ने कोलिजन स्टार्टिंग से पढ़ा है, आप लोगों को मैंने कोलिजन दो तरह का बोला, सब बच्चे सुनना भाई। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना शुरू से, दो वीडियोस में हुआ है, पिछली और एक ये वाली में, दोनों को अटेंड कर लेना। थोड़ा आज की क्लास में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी बिकॉज माइक में लगा हुआ, लेकिन इतना है कि समझ में आ जाएगा, सुनता है उसके अंदर, बस बहुत क्लैरिटी नहीं आई आज। सो मैंने बोला कि कोलिजन दो तरह का होता है, बोलो कौन कौन सा? हाँ भाई, एक इलास्टिक और एक बोलो क्या, इनइलास्टिक। इसमें लॉसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लॉस नहीं होता कुछ भी। इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब जितना पहले उतना ही बाद में, बट इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। लेकिन यही बात वो लेटर ऑन आपको प्रूव करने को बोलता है कि दिखाओ मुझे कि काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व नहीं होती कोलिजन के दौरान। तो हमने करके दिखाया ना कि k1 माइनस k2 जो आया मेरा, k1 माइनस k2 जो मेरा आया वो कैसा आया, बोलो पॉजिटिव। और कोई चीज पॉजिटिव कैसे आ सकती है डिफरेंस में, आशुधर? k1 माइनस k2 पॉजिटिव कब आएगा, जब k1 किससे बड़ा हो, k2 से। मतलब पहले वाली एनर्जी जो है बाद वाली से बोलो क्या रही होगी, ज्यादा, तभी पॉजिटिव आया होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? और पहले वाली ज्यादा है बाद वाली से, इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस हो गया। तभी तो पहले वाली ज्यादा है और बाद वाली बोलो क्या है, कम।
तो मेरी बात को समझना है बच्चों। सबसे पहला कॉलिजन आप लोगों ने, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में अटेंड करी, आपने कौन सा पढ़ा बोलो? इलास्टिक कॉलिजन। ये पूरा जो टॉपिक हुआ है ना, 3 चीजों में टुकड़ों में टूटा हुआ है। पहला हमने कौन सा कॉलिजन पढ़ा बोलो? इलास्टिक। उसमें तुम लोग क्या क्या करोगे सब बच्चे बताओ? पहले मोमेंटम कंजर्व करोगे, फिर बोलो क्या कंजर्व करोगे बोलो? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से तुम लोग क्या कैलकुलेट करोगे? V1 और V2। याद करिए अगर आपको लास्ट क्लास की चीजें याद आ रही हैं, ये V1 V2 का एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से V1 V2 का एक और एक्सप्रेशन बनता है, और फिर हम यहाँ से चीजें वहां पुट करके V1 निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं बोलो? V2 निकाल लेते हैं। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो ये मैंने आपको इलास्टिक कॉलिजन बताया था। उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपको क्या बताने की कोशिश करता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के थ्रू ये आइडिया लगता है कि कॉलिजन के दौरान कितना एनर्जी का बोलो क्या हुआ होगा? लॉस। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर ये 1 है तो आप खुद सोचिए ना कि 1 कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिल्कुल क्या होंगे? बराबर। मतलब जितने से हम अप्रोच कर रहे थे उतने से अगर सेपरेट भी कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी लॉस इन्वॉल्व नहीं है। तो कॉलिजन इज सेट टू द परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। नहीं है ये बात समझ में भाई? और अगर ये 0 हो जाए, ई 0 हो जाए, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिल्कुल 0 है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? कि देयर विल बी 100% लॉस। अब कोई कुछ बचा ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बोलेंगे 100% लॉस हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो गया। और अगर इनके बीच में कोई वैल्यू है 0.7 है जैसे कि, तो आप दिमाग लगाओ ना, अगर ये 0.7 है इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इट इज जस्ट 0.7 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की बराबर नहीं है, उससे थोड़ी कम ही मिली है, 0.7 टाइम्स मिली है। इसका मतलब 30% बोलो क्या होगी? होगी लॉस होगी होगी, इसीलिए 0.7 टाइम्स मिली है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। नहीं है ये बात समझ? नहीं है ये बात समझ? तो आपको ई की वैल्यू के जरिए आइडिया लगते हैं कि कितना परसेंट लॉस हुआ होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ E इक्वल्स टू 0.5, 0.6, 1, 0, तो बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? ठीक है। सो ये मुझे लगता है सेकंड पार्ट था हमारा। पहला इलास्टिक कॉलिजन का ड्राइव था, सेकंड बोलो क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड थर्ड बोलो क्या था बच्चों? कि आपको साबित करना है कि अगर कोई कॉलिजन इनइलास्टिक हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, ये प्रूव करना था। तो मैंने क्या करा? मैंने एक सिनेरियो आपके सामने रखा कि एक बॉडी चल रही है, दूसरी रुकी हुई है, और टकराने के बाद दोनों साथ में चलने लगी। मैंने कहा भाई ये इनइलास्टिक कॉलिजन, और मैं साबित कर दूंगा इसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। आपने कहा कि सर कैसे पता आपको इनइलास्टिक है? मैंने कहा अगर मैं साबित कर पाया कि K1 - K2 मेरा 0 नहीं आ रहा, क्योंकि भाई K1 - K2 0 आ गया तो प्रॉब्लम है आशुधर। K1 - K2 अगर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है? कि दोनों बराबर है, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर है। इसका मतलब लॉस नहीं हुआ है सर। ये कौन सी कॉलिजन है? इलास्टिक। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि K1 - K2 0 नहीं है। तो वही मैंने इसमें करके दिखाया कि अगर कभी ऐसा कॉलिजन हुआ जिसमें पहली चल रही थी दूसरी रुकी हुई थी, बाद में टकराने के बाद कॉमन स्पीड से चलने लगी, तो ऐसे में मैंने आपको करके दिखाया कि K1 - K2 कैसा आता है बोलो? पॉजिटिव आता है। कैसा आता है बोलो? और अगर K1 - K2 पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? सोचो सही कि K1 जो है K2 से पक्का ज्यादा है। इसका मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाली से बोलो क्या है? ज्यादा। इसका मतलब डेफिनेटली लॉस तो हुआ है, डेफिनेटली लॉस तो। और ड्राइव कैसे करा मैंने मोमेंटम को कंजर्व करा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था m1 u1 इसका 0, उसका m1 v m2 v। अरे याद है कि नहीं मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां से मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। मैंने कहा मुझे काइनेटिक एनर्जी में लॉस दिखाना है, मैं कैलकुलेट करूंगा K1 - K2। K1 बोलो कितना सा बचे? इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलो? m1 मास v वेलोसिटी, m2 मास v वेलोसिटी, सो हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा था कॉमन निकाल लिया, हाफ v स्क्वायर कॉमन आ गया, m1 + m2 बचा। v मैंने ऊपर से निकाला, v कितना आएगा बोलो? m1 u1 m1 u1 अपन में m1 + m2 यहां पर रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। कुछ नहीं करा उसके बाद मैंने जो कट रहा था वो काट दिया और एलसीएम लिया, और यहां पर मैंने सॉल्व करा तो मुझे पता लगा मेरे सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि 0 तो हो ही नहीं सकते। मासेस कभी 0 नहीं हो सकते, और u1 कुछ ना कुछ तो है पक्का। इसका मतलब कि पूरा रिजल्ट अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब K1 - K2 0 से बड़ा है, इसका मतलब K1 K2 से बड़ा है, इसका मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी बाद वाले से ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो ये कॉलिजन डेफिनेटली कैसा प्रूव होता है बोलो? इनइलास्टिक। बट ये प्रूव कब होता है इनइलास्टिक? जब आप ये प्रूव करके दिखाते हैं कि K1 - K2 0 से बड़ा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने पार्ट्स में ड्राइव करें? 3 में। पहला इलास्टिक, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बीच में पढ़ना बहुत जरूरी है, और तीसरी चीज बोलो क्या है? इनइलास्टिक। आता ही है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत मुश्किल लगेगा ड्राइव ये वाला है? मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी उनको आगे समझ में, जिनको नहीं आया ना पहले पिछली वीडियो अटेंड करो, देन आज वाली करो, बात बन जाएगी। क्लियर है? संडे की इस बार देखते हैं, पीटीएम वैसे रहेगी, क्लास का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में लगा सकें। पीटीएम तो कंफर्म्ड है, ठीक है। और कल टेस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को सारे जितने भी अब तक के हुए। अब जाओ।